नमस्कार साथियों। राजनीति भी बड़ा गजब का चीज है। डर कोई और रहा था, डर कोई और गया। इस दौर में जो डर रहा था उसी ने डरा दिया और इंडिया गठबंधन के भीतर सेंध लग गई। राजनीतिक तौर पर या सियासी तौर पर इंडिया गठबंधन का एकजुट होना मौजूदा दिल्ली सत्ता को बर्दाश्त शुरू से ही नहीं था। सियासी तौर पर उसके लिए अपनी राजनीतिक जमीन पर खतरा खुलेआम दिख रहा था, क्योंकि इस भारत देश के भीतर ने जनता ये बात तय कर चुकी है कि इस पार या फिर उस पार, और सत्ता की राजनीति ने यह तय किया है या तो हमारे साथ या हमारे खिलाफ। और यही सियासत इंडिया बनने के बाद जो है उसके लिए घातक साबित हो रही थी। और अगर ये कहे कि राज्य दर राज्य, छत्रक दर छत्रक और तमाम राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी एक साथ एकजुट एक मंच पे मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आने लगे और वह खड़े भी हो जाए और बिल्कुल आमने सामने 1-to-1 की प्रस्तुति जब हो जाए, तो चाहे केमिस्ट्री उसमें जोड़ लीजिए, चाहे मैथमेटिक्स अपना लगा लीजिए, सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए 272 का आंकड़ा छू पाना नामुमकिन सा लग रहा था। सियासी तौर पर जितनी भी टिक्रमें इस दौर में भारत देश के चका चौंध को लेकर के दिखाई गई या फिर एक के बाद एक निर्णय नरेंद्र मोदी की सत्ता के जरिए लिया गया हो, लेकिन जमीनी हकीकत जितनी रोकड़ी जमीन इस भारत देश की जनता को नसीब हो रही है, उसने तो सरकार के भीतर की नींव को हिला रखा था। और शायद यही वह कारण है कि एक मुद्दे के बाद दूसरा मुद्दा और दूसरे मुद्दे के बाद फिर कोई और नया मुद्दा, इसी आसरे 2024 के लोकसभा चुनाव के दिशा में आगे लगातार मोदी सत्ता के आगे कदम बढ़ रहे थे। और सवाल अब ये होता है कि इंडिया गठबंधन के भीतर सेंध कैसे लगेगी। अगर सेंध लग सकती है, इसकी शुरुआत तो ईडी के जरिए हुई थी, एजेंसियों के जरिए हुई थी। इसकी शुरुआत तो इस बात को लेकर के हुई थी कि किसे कब किस मौके पर जेल में डाला जा सकता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर 2-3 बातें जो है शुरू में ही साफ कर लीजिए, क्योंकि आज इंडिया गठबंधन के वो तमाम बातें आपके आंखों के सामने अब दौड़ने लगेंगे, जिसको लेकर के आप ये सोचेंगे कि सच में जो डर रहा था उसी ने तो डरा दिया। और एक के बाद एक अपने आस्तीन से जो भी चाल चली गई उसमें इंडिया गठबंधन धीरे धीरे फंसता चला गया, या सभी की सियासत इससे पहले जिस उफान पे थी उसको समझ ही नहीं आया कि अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए अब कौन सा अतिक्रम बनाया जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नॉर्थ ईस्ट और असम के भीतर समूचे भारत देश को दो बातें बता चुकी हैं। एक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए इस भारत देश में बिल्कुल नए सिरे से विपक्ष या कांग्रेस उन मुद्दों के ऊपर आकर खड़ी हो चली है जिन मुद्दों को लगातार जो है दिल्ली छुपा रही है। और दूसरी प्रक्रिया थी कि इस भारत देश में इस दौर में वर्तमान मोदी सत्ता को लेकर या फिर कहे भारतीय जनता पार्टी को लेकर कोई सवाल किसी प्रदेश के भीतर किसी छत्रक के जरिए जब उठाने की परिस्थिति ही नहीं, तब राहुल गांधी सीधे 2-2 हाथ यह कहते हुए सड़क पर हैं कि अब आप हमारे खिलाफ एफआईआर कर दीजिए या फिर कोई भी केस दर्ज कर लीजिए, हम आपसे लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि यह न्याय की हक की लड़ाई है। जी हाँ, अब सवाल फिर ये उठता है कि कल जब बंगाल के भीतर न्याय यात्रा को जाना है, असम के भीतर जो कुछ भी हुआ और जिस नजारे के साथ उभरा, उसमें राहुल गांधी ने जिस तेवर और जिस तलखी के साथ यह संदेश देश को दिया कि वह खड़े हैं, उसके बावजूद अब ये सवाल था क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब उच्च बिहार में जब न्याय यात्रा पहुंचेगी तो ममता बनर्जी न्याय यात्रा के साथ आगे चलेगी या फिर नहीं चलेगी। लेकिन न्याय यात्रा के पहुंचने से ठीक पहले या फिर कहे कुछ 24 घंटे पहले ममता बनर्जी ने एक ही झटके में ये कह दिया, ऐलान कर दिया कि एक भी सीट का समझौता कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे। सवाल था क्या बंगाल के भीतर का अंतर्विरोध वामपंथी कांग्रेस और तृणमूल को लेकर के उलझ चुका था, या फिर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जिस आईने को दिखाने की कोशिश दिल्ली दरबार लगातार कर रही थी उसमें वह दिल्ली दरबार सफल हो गई, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा टीएमसी के सांसद और विधायकों के नाम जो है ईडी के लिस्ट में है। जी हाँ, आज भी 3 जगहों पर बंगाल के भीतर ईडी के छापे पड़े और आज भी जो सबसे मजबूत व्यक्ति के तौर पे शहंशाह शेख है उनके दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर दिया
दिया गया क्योंकि वह फरार हैं। तो फिर सियासी तौर पर यह बात आप कह सकते हैं कि बंगाल की ममता बनर्जी कहीं डर तो नहीं गई। सियासी तौर पर आप यह भी सवाल कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के भीतर सेंध लगाना हर हाल में इस दौर में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की जरूरत थी, इसीलिए राज्य दर राज्य अगर सियासत अगर अलग है, अगर राज्य दर राजनीतिक अलग है तो चालें भी अलग है। एक चाल बारामती में शरद पवार के दायरे में फेंक दी गई ईडी के जरिए, दूसरी चाल बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर भारत रत्न के ऐलान के साथ एक मोटी रेखा नीतीश और लालू यादव के बीच खींचने की कोशिश भी कर दी गई। अब तो इस लकीर दर लकीर की पूरी परिस्थिति को अगर समझे तो क्या यह मान लिया जाए कि ममता बनर्जी के जरिए पहली सेंध लगा ली गई पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी जब सामने आई और उन्होंने जो 3-4 बातों का जिक्र किया, उन सारे बातों से कांग्रेस ने इनकार कर दिया। जी, ममता बनर्जी का कहना है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के उनसे कोई बातचीत नहीं किया गया। कांग्रेस का कहना है कि बातचीत ही नहीं हुई, बल्कि 13 जनवरी को बाकायदा पत्र भी भेजा गया। वो पत्र ईमेल के जरिए भी दिया गया और फिजिकली भी भेजा गया, और फिर जब विजुअली सब जुड़े थे सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे कंप्यूटर के जरिए, तो उसमें भी निमंत्रण दिया गया था। ये बात गलत है। दूसरी बात, सीटों की तालमेल को लेकर के, सीटों के लेकर के जो ममता बनर्जी का कहना है उसको कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं है। जो इंडिया अलायंस के भीतर जिस चेहरे को लेकर के वह जिक्र कर रही है उसको कांग्रेस बिल्कुल नहीं मान रही है, सिरे से खारिज कर रही है। तो अब ये गठबंधन के भीतर किसी भी तरीके के सीटों का तालमेल नहीं करेंगे। पहले जरा उनकी बात आप सुन ले, फिर उनकी बात को भी जरा खंडन करेंगे, फिर बात करते हैं। देखिए जरा इनको। तो फिर ममता बनर्जी का साफ साफ कहना है कि कांग्रेस से कोई वार्ता नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन जरा इस बात की कोई चिंता नहीं है उससे कि देश में क्या होगा। हम सेकुलर पार्टी है, हम बंगाल में हम अकेले भाजपा को हराएंगे, ये ममता बनर्जी का कहना है। फिर सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को तो इससे पहले भी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने हराया, लेकिन इसी दौर में ऐसी परिस्थिति भी आ गई कि सीबीआई से 2-2 हाथ ममता बनर्जी को करने पड़े, राज्यपाल से 2-2 हाथ ममता बनर्जी को करने पड़ गए, ईडी से 2-2 हाथ बंगाल के ममता बनर्जी को करने पड़ गए। केंद्र की योजनाओं से लेकर सीधा टकराव ममता बनर्जी का होगा। और फिर सियासी तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी को राज्य के भीतर अगर ममता हरा भी देती है तो फिर दिल्ली की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी या फिर कहे मोदी सत्ता के लिए महफूज है। क्या यह मैसेज नहीं है? क्योंकि ममता बनर्जी जब यह बात जिक्र करती है कि कोई बातचीत नहीं, तो जानकारी निकल करके साफ आती है कि 13 जनवरी को बाकायदा लेटर लिखा गया और यह लेटर फिजिकली भी भेजा गया था। और खड़गे साहब यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं, उन्होंने लेटर लिखा और राहुल गांधी ने अलग से लेटर लिखा। और जब जूम पे बैठक हुई, जूम ऐप पे, तो उसमें भी इन्विटेशन दिया गया था, लेकिन ममता बनर्जी इसको लेकर के सीधा से नकार दी, फिसल गई। इससे जानने समझने से पहले जरा एक बात और, कांग्रेस इस बात को जरा कांग्रेस का सुनिए, जिसमें वो अभी भी उसकी दावा है कि ममता बनर्जी के बगैर तो इंडिया गठबंधन सोचा नहीं जा सकता। यानी उनको ऐसा लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन में सेंध लगी है, लेकिन उस सेंध को बंद किया जा सकता है, ढका जा सकता है, ममता बनर्जी को मनाया जा सकता है। जरा सुनिए इस क्लिप को। इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ टीएमसी है। इंडिया गठबंधन की कल्पना हम नहीं कर सकते ममता जी के बिना। कल हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। सीट शेयरिंग
की बातें चल रही हैं। अब जयराम रमेश साहब कुछ भी कहे, लेकिन एक सच तो देश में साफ है कि ममता बनर्जी टीएमसी के मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक जमीन को, अपनी सियासत की जमीन को गंवाना नहीं चाहती है। ममता बनर्जी अपनी बनाई हुई जमीन पर कांग्रेस को उसमें दखल देने नहीं चाहती है। ममता बनर्जी जो देख रहे हैं कि राहुल गांधी का जो तेवर है, उस तेवर के साथ जिस राजनीति को राहुल गांधी साथ रहे हैं, उसमें पश्चिम बंगाल के भीतर भी कहीं दोबारा कांग्रेस का उदय न हो जाए और फिर वह खुद भी तो कांग्रेस से निकल करके ही हैं, तो फिर उस राजनीति को लगातार सहेजती गई जहां पर उन्होंने वामपंथियों से तेवर के साथ, तलखी के साथ दो दो हाथ किए हैं। लेकिन फिर नई परिस्थिति देश में इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जिस बंगाल के भीतर भारतीय जनता पार्टी कभी सोच नहीं सकती थी, ममता बनर्जी के दौर में वही भारतीय जनता पार्टी की एंट्री बंगाल के भीतर हुई। क्योंकि वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर 22 लोकसभा की सीट ममता बनर्जी ने जीता लोकसभा की, तो 18 सीट भारतीय जनता पार्टी भी ने जीता और 43 पॉइंट करीब 7% वोट अगर ममता बनर्जी के हक में पड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी के हक में भी करीब 40.6% वोट पड़ गए। यानी सियासी तौर पर अगर बात करें वामपंथी या फिर कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी दरवाजे पे खड़ी है। इसके बावजूद ममता बनर्जी क्यों फिसल रही है? अब जरा कुछ नाम का जिक्र करते हैं, जैसे शहंशाह शेख के घर के ऊपर जो वहां पर 24 परगना में 125 केंद्रीय बलों कर्मियों की मौजूदगी के साथ ईडी वहां पहुंच गई। उनके घर के ऊपर उन्होंने नोटिस को चिपकाया, चस्पा किया, यूं फरार क्यों हैं। इसके साथ साथ सुबोध चक्रवर्ती जो दमदम नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हैं और सुधीर घोष जो अग्निशमन सेवा मंत्री हैं, इनके दरवाजे पर भी ईडी पहुंच गई। एक तस्वीर जरा इस देखिए कि किस प्रकार से नोटिस चस्पा किया गया ईडी के द्वारा। उसके बाद इस बात की खंडन करेंगे कि ममता बनर्जी की बोली क्यों फिसल रही है। ये शहंशाह शेख का घर है 24 परगना के भीतर, जहां पर ईडी वाले उनके घर पर ग्रिल को बंद करके नोटिस को चस्पा कर रहे थे। बंगाल के भीतर ममता बनर्जी के किसी मंत्री, और वह भी ताकतवर कद्दावर मंत्री के दरवाजे पर पहुंच करके ईडी को चस्पा करना नोटिस को, सत्ता ममता बनर्जी की और कुछ भी ना कर सके। राशन घोटाले का मामला है और उसके साथ साथ अलग अलग मंत्रियों के ऊपर और अलग अलग नेताओं के ऊपर, अलग अलग सांसद के ऊपर, अलग अलग विधायकों के ऊपर, अलग अलग एमपी एमएलए के ऊपर कितने नाम गिने जाए। जरा ये आप सोचिए, तमाम घोटालों के साथ अगर सबकी लिस्ट अगर खुल गई तो फिर क्या होगा। सवाल सिर्फ अभिषेक बनर्जी भर का ही नहीं है जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं। ममता आज के शहंशाह शेख को भी दरकिनार कर दीजिए, सुबोध चक्रवर्ती और सुजीत घोष को भी दरकिनार कर दीजिए। उसके बाद भी देखिए जिन नामों को आपके सामने ले रहे हैं, सुदीप बंदोपाध्याय 2015 के भीतर इनके खिलाफ ईडी के पास केस चला गया। तत्सपाल, संजय घोष, कुणाल घोष, ये 2016 के भीतर इनके खिलाफ भी मामला ईडी के दरवाजे पहुंच गया। और 2016-17 के दौरान ही अर्पिता घोष, शताब्दी राम, स्वागत राम, मुकुल राम, काकोली घोष, प्रसून बनर्जी, अपूर्वा पोद्दार, मदन मुखर्जी, सुब्रत मुखर्जी, सोबत चटर्जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, ये नाम सारे जो है, ये लंबी फहरिस्त, ये लंबी लिस्ट तमाम ईडी के फाइल में दर्ज है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में ईडी सौंप चुकी है। सवाल ममता बनर्जी के भतीजे का भी हो, वहां पर भी माइनिंग का चक्कर, वहां भी नियुक्ति का मामला। लेकिन एक सवाल जरा अपने मन में रखिए कि अगर सियासत हो रही है तो इस सियासत के भीतर अपने करीबी या अपने नेताओं को बचा लेना सबसे पहला काम होता है। सियासी तौर पर यही पर मात ममता बनर्जी खा गई और यही बात दिल्ली की राजनीतिक सत्ता जितने उग्र तरीके से सियासत को साध रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, उसके सामने दूसरा कोई विकल्प बचता नहीं है। या तो सामने वाले को न्यूट्रलाइज कर दीजिए या सामने वाले के खिलाफ वह तमाम फाइल खोल दीजिए और पूरी कार्रवाई धड़ाक से शुरू कर दीजिए, जिसके उसके राजनीतिक और सियासत पिलर्स जो है एक के बाद एक ढहना शुरू हो जाए और वो पिलर तभी खड़े हो पाए जब दिल्ली दरबार की सत्ता उनके पास आती है। ये संभव कैसे होगा? ममता बनर्जी यह बात मान करके चलते कि उनकी अपनी राजनीतिक जमीन बची रहे तो फिर आने वाले समय में वह सहेज लेगी दिल्ली को। लेकिन क्या यह मान लिया जाए कि इस दौर में राहुल गांधी जिस तेवर तलखी के साथ निकले हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को साथ, उस तेवर की
घबराहट हर किसी के मन में है। और इस तेवर तल्खी के आसरे अगला सवाल उठता है क्या इसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा, फिर झारखंड और उसके बाद तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होगी। और फिर राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, और जिस तेवर और तल्खी के साथ राहुल गांधी इस दौर में चुनावी मिशन के ऊपर निकले हैं, राजनीतिक मिशन पे निकले हैं, या फिर उनकी बोली में कहे तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाली हुई है न्याय के हक के मिशन में निकले हैं, इसको उत्तर प्रदेश में ये मिशन योगी आदित्यनाथ से टकराएगा। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसा हरकंप लाएगा, क्योंकि इसका भी इंतजार करना होगा, क्योंकि वहां पे साथ में अखिलेश है, मायावती दूर खड़ी है, जयंत चौधरी है, तो क्या ये चीजें बदल भी सकती है। लेकिन जरा उससे पहले आज हमें लगता है जरा इस तेवर तल्खी को समझिए। राहुल गांधी जिस प्रकार से असम के भीतर वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खुले तौर पर सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहने से बिल्कुल घबराए नहीं, जरा इसे भी सुनिए। अब ध्यान देने वाली बात है कि राहुल गांधी के बातों पर शोर कौन मचाता है, वह कौन सी भीड़ इकट्ठी है जो राहुल गांधी को सुनने के लिए वहां पहुंच गए, तालियां बजा रही है, शोर मचा रही है। ये युवा लोग हैं, ये युवा तबका है। राहुल गांधी के अपने साथ भी एक युवा फौज चल रही है, एक जो काफी तेवर तीखे हैं, और सियासी तौर पर कांग्रेस भी एक बिल्कुल नई जमीन बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है। और हर प्रदेश, हर राज्य के भीतर, हर प्रांत के भीतर, हर इंडिया के साथ जुड़े छत्रकों के साथ संकट सबसे बड़ा मौजूदा दौर में यही हो भी चला है कि युवा उनके साथ नहीं खड़ा है। चाहे वह बंगाल हो, चाहे बिहार के भीतर उठते हुए सवाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र के ही क्यों ना हो, सियासी तौर पर जिस प्रकार से जिस तेवर की जरूरत है उसके भीतर सबसे पहला सवाल नई राजनीतिक जमीन राहुल तैयार कर रहे हैं। दूसरा सवाल जिस एजेंसी का डर दिखाया जा रहा है उस एजेंसी से दो दो हाथ करने के लिए राहुल गांधी इस दौर में तैयार है। दिल्ली में भी राहुल गांधी से ईडी ने 50 घंटे पूछताछ की, इसके बावजूद खुले तौर पर वह जो है तमाम जगहों के ऊपर सत्ता को और सरकार को चेताने से घबराते नहीं है, डरते नहीं है। और अगली परिस्थिति है कि राहुल काफी एग्रेसिव है। इसके ठीक उलट, चाहे वह बंगाल के भीतर का सवाल हो, चाहे बिहार के भीतर की परिस्थिति हो, चाहे आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति को किसी भी प्रकार से समझने की नए सिरे से जरूरत होगी, लेकिन उसमें कांग्रेस का आगे कदम बढ़ाना, कांग्रेस की नई राजनीतिक जमीन का पनपना। सवाल ये नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन जीत रहा है, सवाल यह होता है कि आने वाले समय में और वर्तमान परिस्थिति में कौन अपनी राजनीतिक जमीन बिल्कुल नए सिरे से बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना वोट बैंक है, उस वोट बैंक को उसको विस्तार करना है, और राम मंदिर के जरिए विस्तार अगर नहीं कर पाया तो ये समझ सकते हैं क्या हो सकता है। हर सहयोगी दल के पास अपना एक वोट बैंक है, लेकिन उस वोट बैंक में कहीं ना कहीं वो तबका है जो दिल्ली की सत्ता से परेशान है, और उसे दिल्ली की सत्ता को अगर पलटना है, इसीलिए सहयोगी के साथ है, छत्रकों के साथ है, इसीलिए छत्रक कांग्रेस के साथ है। अब कांग्रेस से दो दो हाथ करने की परिस्थिति में अगर बंगाल के ममता बनर्जी होगी तो क्या बंगाल के भीतर वोट पूरा छितरा जाएगा। और सवाल इस दौर में ये उठेगा कि वहां पर जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक मुस्लिमों का मौजूद है वो ममता बनर्जी के साथ खड़ा हो या फिर ना हो। यही सवाल तो बिहार के भीतर है, यही सवाल उत्तर प्रदेश राज्य में, और यही सवाल महाराष्ट्र प्रदेश में भी है। तो फिर इसीलिए ममता बनर्जी को ऐसा कहना पड़ता है कि मैं वोटों का, मैं किसी भी हालत में सीटों का समझौता नहीं करूंगी, लेकिन मैं इंडिया गठबंधन में हूं। और कमोबेश यही परिस्थिति सियासी तौर पर बिहार के भीतर थोड़ी सी अलग होती है, खास तौर पे नीतीश कुमार के सामने। और नीतीश कुमार जिस राजनीति को, जिस सियासत को साधना चाहते हैं, उस सियासत के भीतर नए तरीके से, नए सिरे से जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के साथ एक नई राजनीतिक
घड़ी को कहीं न खोला गया और सवाल उठता है क्या बिहार के नीतीश कुमार क्या करेंगे। और सवाल यह भी उठता है कि जिस मुस्लिम वोट बैंक के आश्रय और जिस यादव वोट बैंक के आश्रय वह लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ खड़े हैं, क्या उसके भीतर क्या शिफ्ट आएगा। संकेत बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन जरा ध्यान देने वाली बात है। मसलन आज जब भाषण दे रहे थे तो इस बात का जिक्र करने से वो नहीं घबराए कि कांग्रेस की सत्ता भी तो दिल्ली में थी, लेकिन उस समय उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की मांग तो पहले से भी कर रहे थे। 2005 और 2006 से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न मौजूदा समय की सत्ता ने दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। तो फिर तारीफ के पुल यह अभी बंध गए। यह आने वाले समय की परिस्थिति दिखला रही है। या इसी दौर में पंजाब से एक फुसफुसाहट निकल करके आती है भगवंत मान के जरिए, जो वहां के मुख्यमंत्री है, कि पंजाब के भीतर समझौता तो नहीं होगा। जरा देख लीजिए, दोनों बातों को सुन लीजिए। लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13 जीत। तो फिर यह बात कहा जा सकता है, इस लाइन में नीतीश कुमार भी हैं, इस लाइन में केजरीवाल भी हैं, इस कतार में भगवंत मान भी है, क्योंकि सियासी तौर की परिस्थिति को अगर समझे तो पंजाब के भीतर समझौता नहीं होगा। वजह बहुत साफ होती है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी नहीं, बल्कि तीसरे नंबर की पार्टी नहीं, बल्कि वो चौथे नंबर की पार्टी। बहुत कम वोट परसेंट उसके पास रहा है। इससे पहले वह अकालियों के साथ था पंजाब के भीतर। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अपनी राजनीतिक जमीन गठबंधन करके क्यों डगमगाना चाहेगी। लेकिन अगला सवाल यह भी उठता है कि जिस बात का जिक्र भगवंत मान कर रहे हैं कि पंजाब में तो उनकी सरकार है, तो फिर उन्हें ही सभी सीटों के ऊपर लड़ना है। लेकिन फिर अगला सवाल कोई भी करेगा कि दिल्ली में भी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी को 1% वोट भी नहीं पड़ा। दिल्ली के भीतर में कांग्रेस को करीब 22.5% वोट पड़े, भारतीय जनता पार्टी को करीब 57.5% वोट पड़ गए। तो फिर सियासी जीत, राजनीतिक जीत कैसे। और यही सवाल नीतीश कुमार के सामने बिहार को लेकर के है। बिहार के भीतर अगर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों के वोट परसेंटेज अगर देखिएगा तो दोनों मिलाकर के करीब 40% हो जाता है। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी अगर उसमें से माइनस कर दिया जाए और नीतीश, आरजेडी और कांग्रेस तीनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो तीनों मिलकर के करीब 45-46% के आसपास हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब बहुत साफ होता है कि बिहार के नीतीश कुमार अगर वर्तमान समय में साथ अगर रहते हैं तो इनको बहुत कुछ बांटना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो बांटना कम पड़ेगा, फायदा ज्यादा मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में अधिकार खत्म हो जाएगी। लेकिन आखिरी सवाल जो बार बार राउंड मार रहा है कि क्या राज्यों के चुनाव हैं, जी नहीं, ये परसेप्शन दिल्ली का है। और इस दिल्ली की सत्ता को लेकर के परसेप्शन ना तो ममता बनर्जी बना पा रही है, नहीं नीतीश कुमार बना पा रहे हैं, नहीं अरविंद केजरीवाल बना रहे हैं, नहीं शरद पवार बना रहे हैं, नहीं उद्धव ठाकरे बना रहे हैं। तो फिर कांग्रेस अपने तौर पर सबको पिरो रही है। यानी इंडिया गठबंधन की नस कांग्रेस के साथ आकर के अटकी है। कांग्रेस की धड़कन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ चल रही है। इसीलिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल के भीतर ममता अब साथ दे या फिर न दे, बिहार के भीतर साथ नीतीश कुमार चले या फिर न चले, उत्तर प्रदेश के भीतर वह मैदान सीधे तौर पर निकल करके आ जाएगा, जहां पर अगर जनता अगर साथ चल पड़ी तो फिर सियासी तौर पर एक बदली हुई हवा एक ही झटके में ना सिर्फ कांग्रेस को लेकर के बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन के भीतर भी कुलाचे मारने लगेगी। और शायद इसीलिए कांग्रेस जहां जहां अकेले आगे बढ़ेगी वहां पर उसकी कितनी जीत मिले या फिर ना मिले, लेकिन सियासी तौर पर आने वाले समय के लिए उसके लिए एक बहुत नई विस्तार की जमीन तैयार हो रही है, जिससे घबराहट छत्रकों के भीतर होगी। और छत्रकों के भीतर
की ये जो घबराहट को और पैना करने के लिए दिल्ली अपनी राजनीति को साधने से कभी चूक नहीं रही है, क्योंकि उसके भीतर भी एक अलग सी घबराहट तो है। लेकिन अगर देश दो हिस्सों में बटा हुआ है वोटिंग के तौर पे, वोटिंग के लिहाज से, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ विरोधी हैं, विपक्ष हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में उतना वोट कैसे पड़ेंगे जिसका आकलन जो वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के 400 पार का दावा कर रहे हैं। अगर वो आकलन अगर उनका फिट नहीं बैठता है तो क्या उनका 200 पार आते आते भारतीय जनता पार्टी कहीं थक तो नहीं जाएगी? तो रास्ता एक ही बचता है इस दौर में, खुद डरे इससे बेहतर है सामने वाले को ही डरा दे। तो क्या बंगाल से जो ये शुरुआत हुई है ये बिहार भी पहुंचेगी, ये महाराष्ट्र भी पहुंचेगी, ये उत्तर प्रदेश भी पहुंचेगी, लेकिन इन सब के बीच जो है एक मोटी रेखा जनता को तय करना है, उस रास्ते को चुनना है जिस रास्ते 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के इस भारत देश का भविष्य लोग देखना चाहते हैं, आम जन लोग देखना चाहते हैं। राजनीतिक अबूझ पहेली नहीं है, लेकिन राजनीतिक तिक्रमे जो है हर अबूझ पहेली के सामने एक नई पहेली खड़ा कर देती है। और ममता बनर्जी का ये दाव अपने आप में एक बहुत बड़ा पहेली तो है, लेकिन पारदर्शी है, नजर आ रहा है। मौजूद समय में देखते रहिए। जय हिंद।